एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हुए सभी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, सभागार में मौजूद हमारे सभी सांसद गण, सभी एमएलएज और सभी नेशनल काउंसिल के सभी मेंबर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम लगभग 1 साल के बाद मिल रहे हैं और बीच में कोरोना की वजह से भी नहीं मिल पाए थे। आप सबका आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी चीज़ों की। पिछले 1 साल में हम पंजाब का चुनाव जीते। पंजाब का चुनाव जीतने पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पंजाब की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान को सीएम बनने का बहुत बहुत बधाई। इनके सभी मंत्रीगण, इनके सभी एमएलए, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गोवा में हमारे 2 एमएलए बने, उन दोनों एमएलए को बहुत बहुत बधाई। अभी गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली हम लोगों को, शानदार सफलता मिली। गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर पंजाब के वॉलंटियर्स और पंजाब के एमएलए और पंजाब के मंत्री बहुत बड़ी संख्या में गुजरात गए थे। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए। इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 एमएलए पहली बार में। और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी सरकार नहीं बनी? आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए। लेकिन हमारे से उनको आदत पड़ गई है, भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी बनेगी। सो मुझे जब ये प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, पंजाब में भी दूसरी बार बनी थी, यहाँ भी दूसरी बार में बनेगी। 2027 में सरकार पक्की बनेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एमसीडी के चुनाव, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। 15 साल से बीजेपी का कब्जा था यहाँ पे, उसमें हमने शानदार जीत हासिल की। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई कि हमारी 10 साल पुरानी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी इतने कम समय के अंदर, शायद हमारी अकेली पार्टी है कि पार्टी बनते ही 1 साल के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई। उसके बाद 10 साल के अंदर दूसरे राज्य पंजाब में सरकार बन गई और 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा काम है, जो हमारी बातें हैं, हम जनता की बातें कर रहे हैं, हम देश की बातें कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक तरह से फ्रेश हवा का झोंका आया है। लोग तंग आ गए थे इन पार्टियों से, वही वही बातें, वही वही लड़ाई झगड़ा, वही वही चुनाव होते थे तो ये उसको गाली देते हैं, वो इसको गाली देते हैं। कोई जनता की बात नहीं करता। इसने उसको राक्षस कह दिया, इसने उसको रावण कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, आपको इस पे क्या कहना है, इसको
जनता बेचारी देखती रहती है टीवी, ये चल क्या रहा है, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पहली बार एक पार्टी आई है जो चुनाव में जाके कहती है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे परिवार वालों का इलाज कराएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारी महंगाई दूर करेंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे, हमें वोट दे दो। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो आज पूरे देश के अंदर, राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की चर्चा हो रही है। मोटे मोटे तौर पे 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक दो पार्टियां और हैं जो लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज समय है, जब हम नेशनल काउंसिल में मिल रहे हैं, तो अपनी विचारधारा पे एक बार फिर से बात करने का कि आम आदमी पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। नंबर 1, कट्टर देशभक्ति। हम कट्टर देशभक्त लोग हैं। ये कट्टर शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। देश पहले है, परिवार बाद में है, और मैं और भी बाद में हूं। आदमी स्वयं बिल्कुल लास्ट में है, सबसे पहले देश है। देश के लिए सर भी कटाना पड़े, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, देश के लिए परिवार भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो मंजूर है हम लोगों को। तो कट्टर देशभक्ति। दूसरा, कट्टर ईमानदारी। बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। हमारी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी, रामलीला मैदान से हमारी उत्पत्ति हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। तो कट्टर ईमानदारी, हम ईमानदारी से काम करने के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए आए हैं देश की, घर भरने के लिए नहीं आए। वो तो ये लोग कर ही रहे थे, 70 साल से ये लोग कर ही रहे थे। अगर बेईमानी करनी होती तो आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते, वहीं कोई एमएलए बन लेते, पैसा कमा लेते। ये करने थोड़ी आए थे। तो कट्टर ईमानदारी हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री में के बारे में जरा सा पता चलने पे अपने मंत्री तक को जेल भेज देती है। और कोई पार्टी नहीं है भारत के इतिहास में जो अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दे। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री को जेल भेज देती है अगर पता चल जाए कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो कट्टर ईमानदारी ये हमारा दूसरा स्तंभ है। और इंसानियत, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये नहीं करना। सारे इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब इंसान बराबर हैं। और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की सेवा करना। ये हमारे 3 स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी के। और इन लोगों की क्या विचारधारा है? इनमें से एक पार्टी की विचारधारा है गुंडागर्दी। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने पूरे देश के अंदर, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है पूरे देश में। गुंडागर्दी करना, लफंगई करना, गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। जितने देश के ऐरे गहरे लुच्चे लफंगे हैं, सारे इनकी पार्टी में संरक्षण लेने के लिए चले जाते हैं। इनको बाकायदा माला पहना के इन लोगों को, सारे गंदे लोगों को ये अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। और दूसरी पार्टी की विचारधारा क्या है? भ्रष्टाचार। इतने भ्रष्टाचार किए उन्होंने, इतने भ्रष्टाचार किए। तो एक तरह से आप देखें तो जनता को इसलिए पसंद आ रहा है हमारी विचारधारा। और दिल्ली में हमने जो गवर्नेंस के काम किए, आज तक ऐसे काम कभी नहीं हुए, और वही काम अब सारे के सारे पंजाब में होने चालू हो गए। तो जनता को अब ये विश्वास हो रहा है कि ये पार्टी जो है ये अच्छी पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है। एक अहम मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से
इस देश के हर आदमी को पीड़ा दे रहा है वो है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना जिस तरह से हमारे ऊपर जब कब छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे देश के जवान बॉर्डर के ऊपर चाइना का डट के मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। कई जवानों ने अपनी जान दे दी। उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं नहीं सब ठीक है। मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि नहीं नहीं सरकार ठीक नहीं बोल रही। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं। उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा, उनसे और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने, हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये $95 बिलियन का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। $95 बिलियन 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता।
और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो जो माल, मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो जो चाइना से आया है। और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे, किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़ छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। महंगाई खूब हो गई है। एक आम आदमी इस देश के अंदर महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली के अंदर तीसरी बार जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतना भारी बहुमत हम लोगों को दिल्ली के अंदर दिया। अब एमसीडी के भी चुनाव जिता दिए हम लोगों को। पहले कभी नहीं हुआ था। पहले क्या होता था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार में एक पार्टी की सरकार बनती थी, वो इतने उल्टे सीधे काम करते थे कि एमसीडी में फिर जनता दुखी होकर दूसरी पार्टी की सरकार बना देती थी। फिर वो एमसीडी वाले इतने दुखी कर देते थे कि फिर दिल्ली में पहली बार ऐसे हुआ कि 3 बार हमारी सरकार बनी और एमसीडी में भी हमारी सरकार बन गई। दिल्ली में हमने जनता को खूब सारी फ्री की सुविधाएं दी हैं। हमने जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी, हमने जनता के लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो उसका सारा इलाज फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। इस वजह से आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है। पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है और दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। पूरे देश में सबसे कम महंगाई, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीजें फ्री है। दिल्ली देश का सबसे बड़ा शहर है और हम सोच सकते हैं कि शहरों में नेचुरली महंगाई होती है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ तो कहा जाता है ना कि शहर में तो महंगी चीजें हैं, गांव में तो सस्ती चीजें हैं, शहर में तो महंगी चीजें। तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा महंगी होनी चाहिए थी पूरे देश में। दिल्ली तो देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा चीजें महंगी दिल्ली में होनी चाहिए थी। सबसे सस्ती दिल्ली है पूरे देश के अंदर, सबसे सस्ती। ये भी एक मॉडल है अपने आप में, दुनिया के लिए मॉडल है। और सबसे में ज्यादा महंगाई कहां है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 8% महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है और दिल्ली में सबसे कम महंगाई है।
तो महंगाई कम हो तो सकती है। शर्त एक ही है, आम आदमी पार्टी जैसी एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी से पूरा देश बड़ा दुखी है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मनीष सिसोदिया जी भी कर रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हों, डिग्री लेके निकलें, तो वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए हैं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। अब पंजाब के अंदर पिछले 7-8 महीने में भगवंत मान साहब ने कई सारी नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं, कई सारी। और हैं जी 21,000 बच्चों को इन्होंने सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र, नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हाथ में दे दिए। तो नौकरियां मिल तो सकती हैं, रोजगार मिल तो सकता है, नीयत चाहिए। नीयत खराब है। अब दिल्ली ने यह दिखा दिया कि महंगाई का भी समाधान हो सकता है, बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। नीयत चाहिए, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी का विजन क्या है आपका? आने वाले समय में आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। देश को हम कहां देखते हैं? आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देश को कहां देखते हैं? देश के बारे में हमारा विजन है। और आम आदमी पार्टी तो उस देश के विजन को पूरा करने में अपना काम करेगी। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत हो। जाति के नाम पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस जात के लोग उस जात से लड़ गए, इस जात के, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे मारपीट नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे गाली गलौज, गुंडई लफंगई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश के अंदर लोग इकट्ठे होके एक साथ काम नहीं करेंगे, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। पहले तो अपने को, देश को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। देश क्या है? 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर ये 130 करोड़ लोग एक साथ मिलके, जिस परिवार के अंदर मान लो 4 भाई हैं और वो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो परिवार तरक्की कर सकता है क्या? जो बाप जमीन जायदाद छोड़ के जाता है, उसके भी 4 टुकड़े कर लेगा वो। और जो चारों भाई एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, तो वो बाप जितनी जमीन छोड़ के जाता है, उससे भी 100 गुना जमीन कर लेते हैं वो चारों मिलके, अगर एक परिवार एक साथ रहता है। ये जितने जाति, धर्म, जितने कल्चर, भाषाएं हमारे देश के अंदर, ये 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर हम एक साथ मिलके नहीं रहेंगे तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जो भी पार्टी, जो भी संस्था हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती है, वो इस देश की तरक्की करना नहीं चाहती, वो इस देश को 19वीं सदी में ले जाना चाहती है। हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पे कोई भूखा ना सोए, सबको भरपेट रोटी मिले, और केवल अपने अपने लोगों को नहीं, भारत दुनिया को भी रोटी देने के लिए सक्षम बने। हम खुद तो अपना पेट भरें, हम खुद तो अपना पेट भरें, हम दुनिया के भी गरीब देशों का पेट भरने के लिए समर्थ हों, ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं हम। हमारे देश के अंदर हर बच्चे को, जो भी पैदा हो हमारे देश के अंदर बच्चा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, गरीब से गरीब बच्चा भी, उसको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बेस्ट शिक्षा मिले। जो अमीर के बच्चे को जिस जैसा स्कूल मिलता है, वैसे स्कूल की और यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की सुविधाएं गरीब से गरीब बच्चे को मिले। और हमारा देश पूरी दुनिया का शिक्षा का हब बने। एक जमाना ऐसा था जहां हमारे देश के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के बच्चे हमारे देश के अंदर पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, शर्म की बात है। हम ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जहां पे पूरी दुनिया से टॉप की, आज आप टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज ले लो दुनिया की, उन 10 में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जब
दुनिया की टॉप की 10 यूनिवर्सिटी भारत के अंदर होंगी और पूरी दुनिया के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं, अगर कोई बीमार होगा हमारे देश के अंदर तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। आज जैसे सरकारी अस्पतालों की हालत है, ये हालत सुधारनी है, दिल्ली में सुधार के दिखाई है। मान साहब अब पंजाब में लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर हमें अब सरकारी अस्पताल ठीक करने हैं, सरकारी सुविधाएं ठीक करनी है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा इलाज उसका होना चाहिए। और हम ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत के अंदर आए, ऐसे अस्पताल हम तैयार करेंगे इस देश के अंदर। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उठा के देख लो, जितनी MIT ये सब जितनी है, नासा उठा के देख लो, भारत के लोग भरे पड़े हैं वहां। उनको बाहर क्यों जाना पड़ता है? वो अपने देश के अंदर रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी, कोई बेचारा रिसर्च में आगे बढ़े उसको टांग खींच के सारे नीचे ले आते हैं। हम अपने देश के अंदर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं, बेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोलना चाहते हैं, जो भारत को नहीं पूरी दुनिया को एक दिशा देंगे। मैं इस देश से केवल गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। ऐसे भारत की कल्पना करते हैं हम, और ऐसे भारत को अचीव करने के लिए, ऐसे भारत के विजन को अचीव करने के लिए आम आदमी पार्टी एक जरिया है। जैसा मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का आपका क्या विजन है। आम आदमी पार्टी एक जरिया है, एक व्हीकल है, ये व्हीकल के जरिए हम उस ऐसे भारत की परिकल्पना करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। जिस तरह से हमने अपनी पार्टी में जो जो अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मैं हमेशा कहता हूं कि एक MLA बनने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं एक MLA बनने में। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी, 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मैं ऊपर वाले से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी इतनी असीम कृपा है। उन्हें भारत को ठीक करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को जरिया बनाया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भारत का विजन, जो हम लोगों ने विजन देखा है, वो जल्द अचीव हो और हम इसी तरह से तन मन धन से देश की और समाज की सेवा करते रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया।